With reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. तो इस स्टेटमेंट को हमें समझना है. स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के दायरे में जो, गवर्नमेंट के अंडर में जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनके ऑफिसर्स यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के लिए केसेस लड़ते हैं उसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं. फिर सॉलिसिटर जनरल, ऐसे कई सारे लॉयर्स के टाइप्स होते हैं, वकीलों के अलग अलग प्रकार होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए केसेस लड़ते हैं कोर्ट में, उन्हें हम गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स बोलते हैं. और लीगल फर्म्स मतलब वो कंपनीज जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो वकीलों की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध करा कर देती है, उन कंपनीज को हम लीगल फर्म्स बोलते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनीज प्राइवेट ही हो, ये गवर्नमेंट की कंपनियां भी होती है, ये गवर्नमेंट्स की कंपनियां ही होती है लीगल फर्म्स, जो कि वकील की सर्विसेज लोगों को देती है. आर रिकग्नाइज, तो ये लीगल फर्म्स एंड गवर्नमेंट में जो लॉयर्स होते हैं इनको एडवोकेट की तरह रिकग्नाइज किया जाता है. लेकिन बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज, कॉर्पोरेट लॉयर्स मतलब जो प्राइवेट कंपनियां होती है, उन प्राइवेट कंपनियों के जो लॉयर्स होते हैं, उन प्राइवेट कंपनीज के जो वकील होते हैं, उन्हें हम कॉर्पोरेट लॉयर्स बोलते हैं. प्राइवेट कंपनियां जैसे इन्फोसिस हो गई, टाटा हो गई, तो इन कंपनीज अपने आप के लिए, ये कंपनीज लॉयर्स हायर करते हैं, मतलब अपनी कंपनी के लिए वकील, खास करके एक वकील रखते हैं काम पर, ताकि उन्हें उन कंपनी को प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो हो रहा है या नहीं. अगर कोई दिक्कत में फंस गई कंपनी, किसी लीगल बैटल में फंस गई, तो उन्हें हेल्प करने के लिए ये कंपनियां वकीलों को काम पर रखती है, लॉयर्स को हायर करती है, तो उन्हें हम कॉर्पोरेट लॉयर्स बोलते हैं. एंड पेटेंट मतलब अगर कोई इन्वेंशन बनाता है, जैसे कि कोई नई इन्वेंशन किसी ने बना दिया, तो दूसरा कोई आदमी उस इन्वेंशन को कॉपी ना करे, इसीलिए वो आदमी अपने इन्वेंशन पर हक मांग सकता है, उसे हम पेटेंट बोलते हैं. जैसे कि किसी ने कोई नया इन्वेंशन बना दिया, लेट्स सपोज कि किसी ने नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर एक ऐसा फ़ोन बना दिया जिसकी बैटरी एक साल तक चलती है. तो इस ऐसे फ़ोन की बैटरी जो एक साल तक चलती हो, ये एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है. तो अगर ये नई टेक्नोलॉजी सभी के लिए ओपन हो गई, सभी ने इसे चोरी कर अपने आप में सभी दूसरी जो कंपनियां होती हैं मोबाइल्स की, अगर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को चोरी किया, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम मेहनत करके, टाइम, एफर्ट, समय और मेहनत करके इस कंपनी ने वो बैटरी बनाई, लेकिन दूसरी कंपनियां उसे कहीं चुरा ना ले, बिना मेहनत करके उस टेक्नोलॉजी को चुरा कर वो दूसरी कंपनियां भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो दूसरी कंपनियां भी ऐसे मोबाइल्स बनाकर बेचेंगी, और इसको जिसने भी इन्वेंट किया है, अपना समय और श्रम देकर जिसने भी उसे इन्वेंट किया है, उसे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा. तो बाकी कंपनीज इसका इन्वेंशन ना चुरा सके, इसीलिए जिसने भी ये फ़ोन इन्वेंट किया, नई कोई इन्वेंशन की, तो ये नया जिसने इन्वेंट किया वो कोर्ट में जाकर एक प्रोटेक्शन मांग सकता है कि कुछ ठराविक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक थोड़े मतलब 5 साल 10 साल ऐसे स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति या फिर कोई भी दूसरी कंपनी मेरे इन्वेंशन को, मेरे इस इन्वेंशन को, मेरे पैटर्न को कोई फॉलो नहीं कर सकता. कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी मेरे इन्वेंशन को चुरा नहीं सकता
और मेरे जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, ऐसा वो कंपनी कहती है कोर्ट्स को। अगर कंपनी ऐसा करती है, वो इन्वेंशन करने वाली कंपनी, वो मोबाइल की बैटरी बनाने वाली कंपनी कोर्ट में जाकर ऐसा बोलती है कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए कि 10 साल तक कोई भी दूसरी कंपनी मैंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसे कॉपी कर कर दूसरे प्रोडक्ट्स ना बना सके मेरे जैसे, तो इसी को हम पेटेंट बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल राइट भी कहते हैं हम पेटेंट को। मतलब दिमाग लगाकर उसने जो बनाया है इन्वेंशन, ये उसका इन्वेंशन है, इसलिए दूसरा कोई इसे चुरा नहीं सकता, इसे हम पेटेंट बोलते हैं। तो इस पेटेंट पर जो वकील देखते हैं, इसका काम करते हैं, उन्हें हम पेटेंट अटर्नीज बोलते हैं। तो पेटेंट अटर्नीज को एडवोकेट्स नहीं बोल सकते, आर एक्सक्लूडेड, मतलब बाहर करना। एडवोकेट्स की परिभाषा से पेटेंट अटर्नीज और कॉर्पोरेट लॉयर्स को बाहर किया जाता है। उसे रिकग्निशन मतलब पहचान नहीं दी जाती एडवोकेट के तौर पर। तो पेटेंट अटर्नीज मतलब इन्वेंशन को पेटेंट बोलते, इन्वेंशन के प्रोटेक्शन को हम पेटेंट बोलते हैं। उस पर जो काम करने वाले वकील होते हैं तो पेटेंट अटर्नीज। तो ये वकील और प्राइवेट कंपनियों के वकील, इनको एडवोकेट के नाम पर पहचान देने से इनकार किया जाता है, बाहर किया जाता है। मतलब पेटेंट अटर्नीज और कॉर्पोरेट लॉयर्स को एडवोकेट्स नहीं बोला जाता। और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट में जो टॉप पोजीशन पे या फिर गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लॉयर्स और गवर्नमेंट की वो कंपनियां जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि लीगल फर्म्स, उन्हें एडवोकेट कहा जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियां और पेटेंट अटर्नीज मतलब ऐसे इन्वेंशन के देखने वाले जो लॉयर्स होते हैं, उनको एडवोकेट्स नहीं कहा जाता, उनको एडवोकेट्स के तौर पर पहचान देने से बाहर किया जाता है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकग्निशन एज एडवोकेट्स। तो ये कह रहा है ये स्टेटमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, आइए इसे समझते हैं। तो एडवोकेट्स किसे कहा जाता है? एडवोकेट्स, इसके लिए इंडिया में कानून है, एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। इसके तहत एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को एडवोकेट बोलना चाह रहा है, अगर उसे एडवोकेट बनना है, उसके नाम के आगे एडवोकेट लगाना है, तो ऐसा उसे एडवोकेट बनने के लिए उसको पूरे लॉ की पढ़ाई करनी होगी, लॉ की एजुकेशन, लॉ की डिग्री लेनी होगी, और उसके साथ साथ एक अप्रूवल लेना होगा। किससे अप्रूवल लेना होगा? तो भारत में एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये क्या है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया? इसे BCI बोलते हैं, BCI। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब ये नियम बनाती है। कैसे नियम्स? जिन नियमों के आधार पर भारत में जो कायदा कानून, इसकी जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि लॉ के जो कॉलेजेस होते हैं उनका सिलेबस तय करना, उनके एग्ज़ाम्स तय करना, और जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए नियम कानून बनाना, ये सारे काम्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। मतलब उसे रेगुलेट करने का काम करती है, कानून नियम बनाना। तो लॉ की एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करता है, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करता है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होता है उसे, अप्रूवल। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने के बाद कोई व्यक्ति पात्र हो जाता है अपने आप को एडवोकेट बोलने में, एडवोकेट बन जाता है वो BCI से अप्रूवल लेने के बाद। तो BCI अप्रूवल किसे देती है? सिर्फ उन्हें देती है जो गवर्नमेंट के लिए लॉयर का काम करते हैं। गवर्नमेंट लॉयर्स मतलब
जो वकील गवर्नमेंट के लिए केसेस लड़ते हैं उन्हें, और जो वो कंपनियां जो लीगल सर्विसेज देती है, वकालत की सुविधा देती है लोगों को, जो वकालत की सुविधा लोगों को देती है, ऐसी कंपनियां वो गवर्नमेंट कंपनियां ही होंगी। तो ऐसी कंपनियां यानी कि लीगल फर्म्स, तो इनके लॉयर्स और जो लॉयर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उन वो लॉयर्स, ये दोनों जो वकील होते हैं उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल जाता है। इसकी एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम को देने के बाद उन्हें अप्रूवल मिल जाता है, और अप्रूवल मिलने के बाद वो अपने आप को एडवोकेट कह सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं, मतलब वो लॉयर्स, वो वकील जो कि प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां होती है, वो अपने कंपनीज के काम हैंडल करने के लिए अपने कंपनी में लॉयर्स को हायर करती है, वकीलों को काम पर रखती है। उन्हें हम कॉर्पोरेट लॉयर्स बोलते हैं। तो ये कॉर्पोरेट लॉयर्स सिर्फ कंपनीज को मदद करती है किसी लीगल बैटल में। ये कॉर्पोरेट लॉयर्स के जो वकील होते हैं, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर, हाई कोर्ट में जाकर केसेस नहीं लड़ते। इनके लिए दूसरा ट्राइब्यूनल होता है, मतलब दूसरी बॉडी होती है, दूसरे एक टाइप के कोर्ट ही होते हैं वो, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं लड़ते। मतलब जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं वो किसी व्यक्ति को, या फिर लीगल जो फर्म्स होते हैं जो लोगों को सर्विसेज देते हैं, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जा सकते हैं और किसी व्यक्ति के बिहाफ पर केसेस लड़ सकते हैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पर लड़ने वाले वकील गवर्नमेंट लॉयर्स कहलाते हैं, और साधारण लोग जो इन लीगल फर्म्स से यानी इन कंपनियों से लॉयर को हायर करते हैं, लॉयर को पैसे देती है, और वकील उन लोगों से पैसे लेने के बाद उन लोगों के बिहाफ पर कोर्ट में जाकर केसेस लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर केसेस लड़ता है। तो ये जो लॉयर्स होते हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केसेस लड़ते हैं। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केसेस नहीं लड़ते। ये सिर्फ कंपनीज को मदद करते हैं लीगल बैटल्स में। अगर कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कर उसको सजेस्ट करते हैं, सजेशन देते हैं। और उसके बाद कॉर्पोरेट लॉयर्स के बाद एक और वर्ड उस स्टेटमेंट में दिया गया था, पैटेंट अटर्नी, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये पैटेंट अटर्नीज जो होते हैं, जो पेटेंट पर अपना गाढ़ा अध्ययन होता है इनका पेटेंट पर, तो इनका एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन पर उनका गहरा अध्ययन होता है। ये सिर्फ आपका पेटेंट सही है गलत है इतना सजेस्ट करते हैं। ये भी ठीक कॉर्पोरेट लॉयर्स की तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ते नहीं हैं। तो ये जो बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल इन लॉयर्स को रेगुलेट करता है। तो ठीक उसी प्रकार इन पेटेंट अटर्नीज और कॉर्पोरेट लॉयर्स, इनको पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 इनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो जिस प्रकार बार काउंसिल के द्वारा लॉयर्स को, एडवोकेट्स को रेगुलेट किया जाता है, लॉयर्स वकील के लिए जो नियम और कानून होते हैं उन्हें बार काउंसिल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार पेटेंट अटर्नीज को, पेटेंट के जो वकील होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स को, इनको रेगुलेट करने के लिए पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेटेंट अपीलेट बोर्ड ऑफ इंडिया, पेटेंट अपीलेट
ये क्या होता है पेटेंट अपीलेट बोर्ड ऑफ इंडिया? ये एक तरह का कोर्ट ही होता है। यहाँ पर जाकर ये अपने डिस्प्यूट्स लड़ते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। यहाँ ये जो पेटेंट अटॉर्नीज होते हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, बल्कि इनके लिए एक अलग सा कोर्ट होता है जिसे हम पेटेंट अपीलेट बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इस नाम के कोर्ट में ये भी एक टाइप का कोर्ट ही होता है। यहाँ पर जाकर वो अपने लीगल बैटल्स लड़ते हैं, पेटेंट अटॉर्नीज एंड कॉर्पोरेट लॉयर्स। और इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है पेटेंट एक्ट ऑफ 1970। तो इनकी रेगुलेटिंग बॉडी, इनके लिए नियम बनाने वाली संस्था अलग, और इनके लिए ये जो वकील होते हैं गवर्नमेंट के लिए और साधारण पब्लिक के लिए, इनको उनके लिए नियम बनाने वाली बॉडी अलग। इनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम बनाते हैं, तो इनके लिए पेटेंट एक्ट बनाता है। ये पेटेंट अटॉर्नीज और कॉर्पोरेट लॉयर्स, ये पेटेंट अपीलेट बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पर जाकर अपने लीगल बैटल्स, अपने केसेस लड़ते हैं। और दूसरी ओर ये जो लॉयर्स होते हैं, तो लॉयर्स और प्राइवेट लॉयर्स लोगों के लिए जो काम करते हैं लॉयर की तरह, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केसेस लड़ते हैं। तो ये बात हमें समझनी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है ऐसे। तो सेकंड स्टेटमेंट, बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि बार काउंसिल, जैसे कि मैंने कहा, कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है। वो नियम और कानून बनाती है। किनके लिए बनाती है कानून? पूरे लॉयर्स और लॉ के जो कॉलेजेस होते हैं उन सभी के लिए। लॉ के कॉलेज हो गए, मतलब कायदा वकील बनने के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, उन कॉलेजेस के लिए एग्ज़ाम्स बनाना, उन एग्ज़ाम्स का सिलेबस तय करना, लॉयर के लिए जो नियम कानून होते हैं उनके लिए कानून बनाना, वो सारा काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कहती है। और स्टेटमेंट 2 इसी बारे में बात करता है। स्टेटमेंट 2, बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स, मतलब कानून बनाना। देखो, ले डाउन द रूल्स, कानून बनाने का काम करती है। किसके संबंधित कानून? रिलेटिंग टू लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल एजुकेशन एंड रिकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो लॉ के जो कॉलेजेस होते हैं, वकील बनने के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, उन्हें पहचान देने के लिए बार काउंसिल जब उन्हें कॉलेजेस को अप्रूव करता है, तभी वो कॉलेजेस विद्यार्थियों को डिग्रीज दे सकती है। बार काउंसिल के अप्रूवल के बगैर, उनके सहमति के बगैर लॉ कॉलेजेस डिग्री भी नहीं दे सकती। तो इतनी पावर होती है बार काउंसिल में। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बार काउंसिल लॉ कॉलेजेस को भी रेगुलेट करती है, उनको पहचान देने का काम करती है। डिग्री उन बार काउंसिल के पहचान के बगैर लॉ कॉलेजेस डिग्री भी नहीं दे सकती। और लीगल एजुकेशन जो होता है, मतलब वही लॉ कॉलेजेस, इनके लिए कानून भी बनाती है बार काउंसिल। उनके लिए एग्ज़ाम्स भी तय करती है, उन एग्ज़ाम्स का सिलेबस भी बार काउंसिल ही तय करती है। और बार काउंसिल की एग्ज़ाम, इसकी खुद की एक एग्ज़ाम होती है बार काउंसिल की, उसे पास करने के बाद ही कोई लॉ का जो अभ्यासक होता है, अध्ययन करने वाला जो आदमी होता है, वो बार काउंसिल की एग्ज़ाम के देने के बाद ही एडवोकेट कहलाता है। तो एडवोकेट बनने के लिए भी बार काउंसिल की एग्ज़ाम क्रैक करनी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज ऑल्सो राइट एंड नाउ सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। हमें पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट्स सही है। ये सवाल 2022 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। So I hope you understood the explanation and this question as well. So thank you for watching.